अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कलम इफ़त सहर ताहिर, एपिसोड 23। अस्मा भाभी इजाज़त लेती अंदर चली आई थी। नकीन ने खड़े होते हुए उन्हें सलाम किया तो उन्होंने बहुत खुशदिली से जवाब से नवाजा। मैंने तो सोचा शायद आज दूल्हा साहब सोते में ही वलीमा अटेंड करेंगे। नगीन के बैठते हुए उन्होंने अनस पर तंज किया था। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। यही नगीन खफीफ सी हो गई थी। घबराओ मत नगी, ये सब रिवायतें इनके मियाँ ही की डाली हुई है। उसे आकर उसके ससुरालियों ने ही जगाया था। अनस ने उसे तसल्ली दी तो अब की बार अस्मा भाभी चीख गई। फिजूल बोल रहा है। अनस हंसते हुए झुककर परफ्यूम उठाने लगा। सबा उन दोनों के लिए चाय ले आई थी। उसने नगीन को गले से लगाकर मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली। ओहो, मेरी मेहमान बहन को किसने काम पर लगा दिया? अनस ने परफ्यूम रखते हुए शरारत से कहा तो वह नगीन से अलग होकर उसकी तरफ पलट गई। इसे कुछ मत कहो, इसे तो बस रोने का बहाना चाहिए आज, अस्मा भाभी ने चाय नगीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो अनस ने उसकी झुकी पलकें देखते हुए बेख्तियार उसे गले से लगा लिया। इन्हें क्या समझाएं, यहाँ तो भाई खुद शहंशाह जज्बात है, अस्मा भाभी ने सांस भरते हुए कहा तो सबा आंखें मसलती उनके पास आ बैठी। लगता है आज आप मेरी खिंचाई के मूड में हैं। अनस ने माहौल की उदासी को बदलना चाहा था। सिर्फ आज क्या, अब तो रोज़ यही काम होना है बरखुदार। उन्होंने लतीफ़ सा तंज किया तो नगीन ने अपनी मुस्कुराहट को मग के पीछे छिपा लिया। आपको तो नौमान ने किसी काम का नहीं छोड़ा, वो तासुफ से कहता फिर से बालों में ब्रश फेरने लगा था। मुंह दिखाई में क्या दिया अनस ने, इतना घुन्ना है किसी को खबर तक नहीं होने दी। इस कदर बेबाक मौजू ने नगीन के साथ सबा को भी सटपटाया था। आपको खबर करता तो नौमान को तकलीफ़ होती। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। उसे घूरते हुए वो नगीन की तरफ मुतवज्जो हो गई जो गले में पड़ा खूबसूरत सा लॉकेट दिखा रही थी। अनस ने पहनाया है या तुमने खुद ही पहन लिया? वो बहुत तजस्सुस भरे अंदाज में बोली तो नगीन का चेहरा ब्लश कर गया। सबा ने गड़बड़ा कर उन्हें चुटकी भरी थी। क्या कर रही हैं आप? तुम ये सवाल कल पूछना, उन्होंने अपना बाजू सहलाते हुए कहा तो वह फहमाइशी नज़रों से उन्हें देख कर रह गई। हम नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछेगा, उन्होंने सफाई पेश की थी। कोई ज़रूरत नहीं है वाइवा लेने की। अनस की मौजूदगी के ख्याल से वो मध्यम लहजे में बोली तो वह हंसने लगी। ये ला इलाज है, वो नगीन को मुतला करने वाले अंदाज में बोली तो वो भी हंस दी। अब देर नहीं हो रही क्या? खड़े खड़े चाय ख़त्म करने के बाद अनस ने उन पर तंज किया था। वो उठ खड़ी हुई। तुम्हें भी हमारी वजह इसे जल्दी पड़ी है, वरना तो तुम 12 बजा ही रहे थे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नौमान को आपकी शरांगेजियों से मुतालिक बताना ही पड़ेगा, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। नगीन और अनस को शाना बशाना आते देख कर ताईजान ने बेख्तियार आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूकी थी। बड़ी मामी, ये तो सिर्फ लाहौल वाला को तो पढ़ने से भी गायब हो जाता है, आप क्यों लंबे व्रत कर रही हैं? इमाद ने हाँक लगाई थी और बस उसके बाद नाश्ते की मेज़ पर एक दूसरे की टांग खिंचाई का अमल शुरू हो गया जो नगीन के लिए बहुत दिलचस्प और पुरलुत्फ था। एक कप चाय। मोहित की फरमाइश उस वक्त सोहा को बिल्कुल नहीं भाई थी। वो खुद अफरा तफरी में किचन ही में चलते फिरते छोटे छोटे काम निपटाती नाश्ता कर रही थी कि थोड़ी देर में सबा और नगीन को ब्यूटी पार्लर ले जाने की जिम्मेदारी लाइबा और उसके सर थी। वहाँ टेबल पर मौजूद है चाय। उसने कपड़ा फेर कर सिंह खुश करते हुए दूसरे लफ्ज़ों में उसे टालना चाहा था, मगर वह इत्मीनान से कुर्सी खींचता छोटी टेबल के पास विराजमान हो गया। वहाँ से ही ऑर्डर लाया हूँ, मुझे ताज़ा और गर्म चाय चाहिए। वो ताई अम्मा की ही तरह आदी था, मगर सोहा को ये नखरे बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। ये अच्छी आदत तो नहीं है, कौन बना के देता रहेगा तुम्हें गर्म और ताज़ा चाय, उसने जताने वाले अंदाज में कहा तो उसे चाय के लिए चूल्हे पर पानी चढ़ाती देखकर उसने कहा ये तो है। चंद लम्हे यूँ खामोशी से सरके थे। वो अब चाय उबलने के इंतज़ार में खड़ी थी। उमर का कोई अता पता चलाया नहीं। उसका सवाल इस कदर गैर मुतवक्को था कि नेट में चाय छानते उसका हाथ बहक गया। ओहो, ध्यान से, उसकी तवज्जो उधर ही थी। सुहा ने बामुश्किल खुद को संभाला था। वो गुमशुदा नहीं है कि उसका अता पता मालूम किया जाए। नागवारी के पर्दे में अपनी बेबसी और शिकस्तगी को छिपा लिया। यानी उसे कांटेक्ट है तुम्हारा? वह हैरान था और उसकी हैरानी ने
ज़ोहा को सुकून दिया था। ज़ाहिरी बात है, हमारा ताल्लुक़ ख़त्म तो नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो रहा है। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अब की बार उसने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कहा था। मोहित से निमटने का एक यही तरीका उसे नज़र आया कि यूं ही ढिठाई का मुजाहिरा करती रहती। क्या गारंटी है कि तुम्हें इंतज़ार करने दिया जाए? वो अपनी खुशनुमा आंखों को हल्की सी जुम्बिश देकर पूछ रहा था। तुम्हें इस सिलसिले में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होना तुम्हारा फ़र्ज़ है। जब किसी ने मुझसे पूछा तो मैं खुद जवाब दे लूँगी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा था। मोहित का यह अंदाज़ उसके लिए बहुत अजीब और हैरान कर देने वाला था। यूँ दोस्ताना अंदाज़, मसले को डिस्कस करना तो दूर की बात थी। वो तो यूँ ही हर बात में दादापा की कुर्सी संभाले रहता था। मैं भी इस मसले में तुम्हारी मदद कर चुका हूँ, वो जताने वाले अंदाज में याद दहानी करवा रहा था। ज़ोहा ने चाय का मग उसके सामने पटका तो चाय किनारों से छलक कर टेबल को दागदार कर गई। भूल जाओ इस मामले को और समझो कि ना तो मैंने तुमसे कभी मदद मांगी थी और ना ही तुम्हारा इस मसले से कोई ताल्लुक़ है। वो हलक तक भर गई थी। ऊपर से मोहित की हल्की सी मुस्कुराहट और चेहरे से छलकता इत्मीनान ज़ोहा को उसकी जान लेने को जी चाह रहा था। दिल के बामुश्किल भरते ज़ख्मों को फिर से कुरेदने आ गया था। ताल्लुक़ तो बन ही चुका है और इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है, उसने कहते हुए चाय का घूंट भरा, फिर नागवारी से बोला। कितनी मर्तबा तुम्हें कहा है कि मेरे चाय में बेहिसाब चीनी मत डाला करो, सिर्फ 1 चम्मच। मैं तुम्हारी मुलाजिमा नहीं हूँ जो इतने हिसाब किताब रखूँ। एंड माइंड इट मोहित हसन, आइंदा से तुम इस मौजू पर गुफ्तगू मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम अपनी सोचो, अपनी डायरी में रखी उस तस्वीर वाली का मसला हल करो। मैं कभी तुमसे मदद नहीं मांगने वाली। वो तल्खी से कहती रुकी नहीं थी। उसके जाने के बाद गहरी सांस लेते हुए वो इतने चाय से उठते धुएं पर नज़र जमा दी। उसकी खुशनुमा आंखों में इस पल गहरी संजीदगी और सोच की परछाइयाँ थीं। सबका कहना था कि चांद और सूरज की जोड़ियाँ आज मीर हाउस में उतर आई थीं। अनस और नगीन का हंसता मुस्कुराता हशाश पशाश सा कपल जहाँ सबकी तौसीफ़ी निगाहों का मरकज़ था, वहीं पर सबकी नज़रें बेपनाह सताइश लिए संजीदा से नौफल और सबा की तरफ उठ रही थीं। हमेशा की सादगी पसंद सबा पर आज टूट कर रू बरसा था। नगीन की बात पे बात हंसती और सुर्ख छलकता चेहरा सौलेहा बेगम के दिल में सुकून और आंखों में मुस्कुराहट भर गया। वो बेख्तियार उसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगने लगी। अदीना ने बेहद सुलगती नज़रों से स्टेज की तरफ देखा था, जहाँ इस वक्त नौफल अपनी सालियों के बीच घिरा था। आम दूल्हों की निस्बत वो बहुत पुरसुकून और बाएतमाद से अंदाज में इस सारे मामले से निमट रहा था। उसके पहलू में ही तो वो बैठी थी जो उसके अरमानों की कातिल थी, उसके ख्वाबों को छीनने वाली सबा मीर। कितनी आसानी से वो सबा नौफल अहमद होने का एहसास पा गई थी। मैरून कलर के राजस्थानी लहंगे में मलबूस जेवरात से लदी फंदी वो दुल्हन आपे का पूरा सिंगार किए कोई शय लग रही थी। सौलेहा बेगम ने किसी भी शय में कंजूसी नहीं की थी। बिला मुबालगा उन्होंने उन दोनों शादियों पर लाखों खर्च किए थे। अदीना का दिल कैसे तड़प सुलग कर रह गया था। यू आर वेरी लकी नौफल, ज़ाले ने बेख्तियार कहा था, और मुजस्सिम हुस्न जब किसी की तारीफ़ करे तो सच्ची उस हुस्न का क्या आलम होगा। मगर वो अनसुनी कर गया था। ज़ाले की आवाज़ सुनकर सबा ने अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस की थी। हालांकि उसने अदीना की उस बात को महज मजाक समझकर भुला डाला था, मगर अब एकदम से फिर उसका जहन भटक सा गया। खैरियत, तुम अकेली क्यों बैठी हो? ज़ारा और सिदरा उसके पास आ बैठी थी। यूं ही वो बुरी तरह चौंकी थी। कितनी खूबसूरत लग रही है सबा, सही फिदा हुए हैं नौफल भाई, सिदरा ने स्टेज की तरफ देखते हुए तौसीफ़ी अंदाज में कहा। तो इश्तियाल की लहर लेज़र की तरह अदीना को अंदर से काट गई। ज़ाहिरी हुस्न से क्या होता है, सारी बात गुणों की होती है। शौहर और ससुरालियों में जगह ना मिल सके तो सारा हुस्न बेकार। सबा को तो ससुरालियों का कोई मसला ही नहीं, 2 तो बंदे हैं घर में और एक के दिल पे पहले ही काबिज़ है। खाला यूं ही इतनी स्वीट सी हैं, वैसे भी वो इतनी मोहब्बत से ब्याह कर ले आई हैं कि मैं भी सबा से हसद महसूस कर रही हूँ। सिदरा ने आह भरी थी। शर्म करो,
2 माह तक मास भाई अमेरिका से आ रहे हैं, शादी हो जानी है तुम्हारी उनसे। ज़ारा ने उसे एक झापड़ लगा दिया था। वो ढिठाई से हंसने लगी। ख्वाब देखने पर पाबंदी थोड़ी होती है। वाकई ख्वाब देखने पर पाबंदी तो नहीं होती। अदीना की निगाह भटक कर फिर से नौफल के चेहरे पर जा ठहरी। जब जब उसने नौफल के तासुरात में संजीदगी और बेअतनाई सी देखी थी, उसके दिल में बहुत इत्मीनान उतरा था। उसे बिछाई हुई बसात पर अपने चलाए हुए मोहरों की कामयाबी का बहुत यकीन था। निकी भी बहुत खुशकिस्मत है। इतनी अच्छी ससुराल और इतना चाहने वाला शौहर तो नकद भी हो तो ख़रीद लेना चाहिए। सिद्रा ने दिल खोल कर तारीफ़ की थी। वाकई वो भी मुँह मांगी कीमत देकर। ज़ारा ने भी लुकमा दिया था। निकी हमारे साथ घर जा रही है या नहीं? अदीना को उनकी बातें सुलगा रही थी, सो संजीदगी के साथ मौजू बदल डाला तो वो दोनों हंसने लगी। अनस भाई ने सबके सामने उसे मना कर दिया है। कह रहे थे कि कल वलीमे की तकरीब में अकेला शिरकत करता अच्छा नहीं लगूंगा। सिद्रा ने बताया था। सच्ची बहुत रोमांटिक है अनस भाई, सबके सामने ही वाला और शैदा हो रहे हैं। ज़ारा ने लुत्फ़ लेने वाले अंदाज में कहा था। ये सब नई नई शादी का खुमार है। अदीना का लहजा बहुत सर्द और चौंका देने वाला था। सिद्रा ने उसकी तरफ देखा था। हर कोई नए नए का शौकीन नहीं होता। जहाँ मोहब्बत हो, इज़्ज़त हो, वहाँ तमाम उम्र एक ही के दिल में रहकर ज़िंदगी तमाम होती है। सिद्रा का लहजा बहुत अटल और भरपूर था। वो लब भीज कर रह गई। मेरे ख्याल में अब रुखसती होने वाली है। सिद्रा ने ज़ारा को उठने का इशारा करते हुए संजीदगी से कहा और उसके पास से उठ गई। ये लड़की कभी सुधर नहीं सकती। सिद्रा को अदीना की नेचर बिल्कुल पसंद नहीं थी। वाकई यार, पता नहीं क्यों हर बात को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। ज़ारा को भी उसकी बातें नागवार गुजरी थी। इस मौके पर जब गैर भी दायमी खुशियों की दुआएं करते हैं। अदीना का सर्द माहौल का रवैया और अंदाज़ गुफ्तगू बहुत नापसंदीदा था। मैं तो खाला जान से ज़रूर कहूँगी कि अब इसे ज़रा खींच कर रखें, बहुत सर पर चढ़ी हुई है। सिद्रा ने कतई अंदाज में कहा था। सलेहा आंटी बेचारी अपनी मुरव्वत और सादगी के हाथों मार खा जाती हैं। कोई और होता तो इसके इतने नखरे ना देखता। ज़ारा ने कहा तो वो बोली, फिर भी अब बात और है। घर में बहू आ जाए तो पहले वाली लापरवाही और बेतरतीबी समेट लेनी चाहिए। बस दुआ करो कि सबा देखने सुनने में जितनी अच्छी है, सलेहा आंटी को संभालने में भी ऐसी ही हो। खालाजान तो बहुत मुतमईन है, बाकी सब किस्मत की बातें होती हैं। अपनी तरफ से तो सब अच्छा ही सोचते हैं। सिद्रा ने कहा तो उसे हिलाकर रह गई। हंसते मुस्कुराते पल तमाम हुए तो रुखसती का इशारा दे दिया गया। सबा को लगा जैसे आज सब कुछ ख़त्म हो चला है। बेहद मोहब्बत करने वाले माँ बाप, शौक और शरीर बहन भाई, उसका दिल पसीजने लगा। सबा प्लीज़ रोना मत, नगीन ने उससे इल्तिजा की थी। खुद तो वो वाकई नहीं रोई थी, जिसमें सरासर उसकी लापरवाह तबीयत का दखल था। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता ना। अपनी रुखसती से ज़्यादा मेकअप ख़राब हो जाने का डर था तुम्हें। अनस ने ये भी ख्याल नहीं किया कि वह भी एक रोज़ पुरानी दुल्हन है। जवाब देने को तो नगीन का भी बहुत जी जा रहा था, मगर इतने बहुत सारे लोगों की मौजूदगी का ख्याल मायने था। अलबत्ता रुखसती के वक्त वो नौफल को ना सिर्फ सबा का ख्याल रखने और उसे बहुत खुश रखने की तायद करती रही, बल्कि मौके महल के हिसाब से चंद एक धमकियाँ भी दे डालें। नौफल को गुस्से के साथ साथ उसकी बेवकूफ़ाना मोहब्बत पर हंसी भी आ रही थी। आंटी आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करें, नौफल बहुत प्यारा बनता है, सबा को भी बहुत खुश रखेगा। ज़ाले ने ताई जान को तसल्ली दी थी, जबकि नौफल को हमेशा की तरह ख़वातीन के रोने से वहशत सी हो रही थी। वो जल्द अज जल्द इस माहौल से निकलना चाह रहा था। खुद को बहुत संभालने और सबसे काम लेने के बावजूद जब ताया जान उसे प्यार देने बढ़े तो वो रो पड़ी थी। उसके बाद अनस, मोहित और फिर इमाद। वो उसके शानों से लगी रोती रही थी। नौफल ने अपनी कनपटियाँ सुलगती महसूस की थी। बस बेटा रोना नहीं, खुशी खुशी यहाँ से विदा हो। इंशाअल्लाह ताला सारी उम्र तुम्हें खुश रखेंगे। नौफल के मामू जान ने सबा का सर थपका था, मगर ऐसे मौक़ों पर दिल यूँ ही तफल तसल्लियों से बहलावे में नहीं आ जाता। हमरा और जोहा भी रो दी थी। हालांकि जोहा ने उसे बहुत धमकियाँ दी थी कि रोना मेकअप के लिए सख्त मुज़र है और अब अपने तमाम फरमादात भूली हुई थी। लाइबा ने उसे बामुश्किल
सबा से अलग किया था और मरियम फुप्पो ने सबको डांटा था। उदासी अलग चीज़ है, मगर यूँ रोने की कोई तुक नहीं बनती। बस बहन को दुआ देकर रुखसत करो। सबा की रुखसती के बाद उन सबकी चहचहाहट जैसे गुम हो गई थी। एक फ़र्ज अदा हो जाने की तमानियत अपनी जगह, मगर एक महसूस कुन उदासी ने हर एक को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नगीन बेचारी अपनी पोजीशन भूलकर सबको तसल्लियाँ देती फिर रही थी। कल देखना उसकी बत्ती सी ही अंदर नहीं जाएगी। लाइबा ने सुहा की सुर्ख होती आंखों को देखकर तसल्ली दी थी। हर खुशी अपनी जगह, मगर जुदाई का दर्द भी कम तकलीफ दे नहीं है। वो पशे मुर्दा सी हो रही थी। फिर लड़कों ही ने सारा माहौल और मूड बदलने की सही की थी। चांद और अबरार ने गिटार पर खूबसूरत से गाने और धुन सुनाई। तबन्नस भी कुछ सुनाने को बेकरार हुआ था। तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा अलमिया हो चुका है। इमाद ने उस पर पाबंदी आयद की थी। कैसा अलमिया? वो समझा नहीं था। अब तुम शादीशुदा हो चुके हो। वो इत्मीनान से बोला तो सबके साथ नगीन को भी हंसी आ गई। अनस ने भी आराम से कहा, मेरे यार, इस अलमिया ने मेरी सलाहियतों को और भी निखार दिया है। तुमने सुना नहीं कि अलमिया नाकामी के बाद इंसान अच्छा शौहर न सही, अच्छा शायर ज़रूर बन जाता है। अच्छा जी, हम भी तो सुने आपकी निखरी हुई सलाहियतों में क्या नए रंग भरे हैं। चांद ने उसे हौसला दिया था। वो मुस्कुराहट दबाते हुए एक नज़र सोहा के साथ बैठी नगीन पर डालकर बड़े अंदाज से बोला, गुल तेरा रंग चुरा लाए हैं गुलजारों में, जल रहा हूँ भरी बरसात की फुहारों में, मुझसे कतरा के निकल जा, मगर ऐ जाने हया दिल की लौ देख रहा हूँ तेरे रुखसारों में। मुझको नफ़रत से नहीं प्यार से मसलूब करो, मैं तो शामिल हूँ मोहब्बत के गुनहगारों में। सिफ़र सिफ़र, इमाद ने शोर मचा दिया था। ये इतने पुरमोहब्बत किस्म के शेर सुनाने को किसने कहा है तुम्हें? चांद ने उसे घूरा था। ये इसकी पुरानी बीमारी है। मोहित ने बड़े इत्मीनान से गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। चलो मोहित, अब तुम्हारी बारी है, नमान ने कहा तो वह हंस दिया। मेरा शोबा वकालत है, ना कि शायरी। नमान भाई, बाज़ लोग छुपे रुस्तम भी होते हैं। जोहा ने दर पर्दा मोहित पर हमला किया था। वो चौंक कर उसको देखने लगा। चलो मोहित, आज कसम तोड़ दो, सुना दो कुछ। अहमर ने भी इसरार किया था। चाहे खरी खरी सुना दो या जो मुंह में आए वो सुना दो। इमाद ने फिर से लुकमा दिया था। चंद लम्हों की तवक्कुफ़ के बाद उसने इस बात में सर हिलाया तो वो सब बहुत इश्तियाक के साथ हमतनगोश हो गए। ना शिकायतें ना गिला करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे जो मेरे लिए ही सजा करे, जिसकी जुल्फ़ मुझ पे हुआ करे। ना शिकायतें ना गिला करे, कभी रोई जाए वो बेपनाह, कभी बेतहाशा उदास हो, कभी चुपके दबे कदम मेरे पीछे आके हंसा करे। ना शिकायतें ना गिला करे, मेरी गुर्बतें मेरी चाहतें, कोई याद रखे कदम कदम, मैं बड़ी तवील सफ़र में हूँ, मेरी वापसी की दुआ करे। ना शिकायतें ना गिला करे। बहुत पुरअतमाद और दिलकश लबुलहज़ा था। वो इतनी पहली मर्तबा उन सब की ऐसी महफिल में शिरकत की थी और वो सब मुतासिर भी हुए थे। तालियां बजाकर दाद भी दी गई और धमकाया भी गया। मैं बात करता हूँ बड़ी मामी से, लड़के ने अपनी आइडल सोच रखी है। इमाद ने घूरा था। मैंने नहीं, ये सब शायर ने कहा है। उसने इत्मीनान से तस्दीक की थी। शायर ने कहा है, मगर तुम्हारे हस्बे हाल। चांद ने लुकमा दिया। अब ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अहमर को तशवीश हुई थी। तुम लोग बस फिक्रों ही में पड़े रहोगे, मगर हो सकता है कि ये तुम्हें ढूंढने की जहमत ही न करने दे। जोहा ने बज़ाहिर बड़े आम से अंदाज में कहा था, मगर मोहित ने उसका इशारा समझते हुए उसी अंदाज में उसकी तरफ देखा तो वो नगीन की तरफ मुतवज्जो हो गई। मगर मौका पाते ही मोहित ने उससे बात करना लाजमी ख्याल किया था। वो ताया जान को दूध का गिलास पहुंचा कर निकली तो इसके पीछे ही मोहित भी उठा था। तुम्हें मेरे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे मामले में बोलने का तुमको हक है तो फिर मुझे भी कोई नहीं रोक सकता, उसने जताने वाले अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई। मगर वो दीवार पर हाथ रख कर उसे रोक गया। तो मुझे धमकी दे रही हो? भव्य उचकाते हुए उसने पूछा था। धमकी नहीं, जैसे को तैसा, वो उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती झुक कर उसके बाजू के नीचे से निकल गई थी। वो सर झटकता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में आते ही थकन से बेहाल कपड़े बदलने की फिक्र में थी कि अनस उसके हाथ से हैंग किया हुआ लिबास चेयर पर रखते हुए उसका हाथ थामे
اپنے سامنے بٹھا کر بولا، ابھی تو میری تم کو دیکھنے کی باری ہے، ورنہ تو 6,000 کے میک اپ پر پانی پھر جائے گا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز اور لہجے کی شرارت پر وہ کس مسائی تھی۔ میں بہت انیزی فیل کر رہی ہوں۔ اس کا اشارہ بھاری لہنگے اور زیورات کی طرف تھا، مگر وہ جان بوجھ کر بات کو اپنی ہی طرف لے گیا۔ ابھی نئی نئی شادی ہے نا، ابھی تو یوں ہی سامنے بٹھا کر دیکھوں گا تمہیں۔ نگین کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں اس بارے میں نہیں کہہ رہی، یعنی اس سے متعلق تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ شریر ہوا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ وہ نروس ہونے لگی۔ انس کو اس کی گھبراہٹ بہت مزہ دے رہی تھی۔ ذرا نظر میں لا کے تو بات کرو، ابھی تک میں تمہاری آنکھوں کا رنگ نہیں جان پایا ہوں۔ اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر چہرہ اونچا کرتے ہوئے انس نے کہا تو اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ حسن و حیا کا سنگم اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ لحظہ بھر میں ہی وہ اپنی ساری شوخی بھول گیا تھا۔ اس کی بے خودی کو بے اختیار میں بدلتے پا کر وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنبھالتی پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے آج مجھے گھر بھی جانے نہیں دیا۔ اس کے خود پر سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ شکوہ کر گئی۔ میں نے اپنے لیے تھوڑی تمہیں روکا ہے، تمہاری شکل ہی 12 بجانے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ تم جانا نہیں چاہ رہی، اس لیے وہ مکر گیا۔ اف، نگین کو ہنسی آ گئی۔ اس وقت آپ کسی اور کو بولنے ہی کب دے رہے تھے؟ تم واقعی جانا چاہ رہی تھی؟ انس نے اتنے اعتماد سے پوچھا تھا جیسے یقین ہو کہ وہ فوراً نفی میں جواب دے دے گی، مگر اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے اتنی جلدی تو سب کچھ نہیں بھلا دوں گی نا، اور مجھے دیکھو، ایک دنیا بلا ڈالی ہے تمہارے پیچھے۔ اس کی مانگ میں سجے خوبصورت و نازک ٹیکے کو پیشانی پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولا تو نگین نے اپنے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس کی تھی۔ اس کی سجدہ ریز پلکیں اور چہرے کی تمتماہٹ اس کے دل کا حال انس پر اچھی طرح واضح کر رہی تھی۔ تم لاکھ چھپاؤ چہرے سے احساس ہماری چاہت کا، دل جب بھی تمہارا دھڑکا ہے، آواز یہاں تک آئی ہے۔ اس کا لہجہ پرتپش اور انداز جتانے والا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نگین نے بامشکل کہا تھا۔ آپ نے یوں ہی مجھے روک لیا تھا۔ اوکے، مان لیا کہ جناب کو ہماری پرواہ نہیں، مگر دل نے تجھے عادت ہی بنا ڈالا ہے جانا۔ تیرے بنا اب اپنا گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ جذبات سے پورے انداز میں بولا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ انس نے اسی انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اچھی لگ رہی ہو۔ اگر میں شاہ جہاں ہوتا تو شاید تمہارے لیے تاج محل بنوا دیتا۔ باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ وہ بے اختیار ہنسی تو انس نے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور پاگل بنانا؟ اس کی بے اختیاری پر نگین کو اپنے حواس مکتمل ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور آج کا ایپیسوڈ تو کافی اچھا تھا، اور ادینہ کو مطلب چلو اچھی بات ہے، صرف میرا خیال نہیں ہے، ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے ہماری ناول میں جو اس کو نہیں پسند کرتا۔ مطلب وہ زارا اور ایک اور جو تھے سدرا میں بھی، تو وہ جو بات کر رہے تھے وہ صحیح بات کر رہے تھے، اس کو کھینچ کے رکھنا چاہیے۔ وہ زیادہ ایڈوانس چلنے کی کوشش کرتی ہے، اور انس اور نگین تو مطلب ایز اے پرفیکٹ کپل، مطلب بہت اچھا دکھا رہے ہیں ان کا، اور مطلب جس طرح اسٹارٹ ہوا ہے، اور مجھے تو کافی انٹرسٹ آ رہا ہے ان کا پڑھنے میں۔ اور ناول اور صبا، اب پتہ نہیں ناول کیا ہوگا، پتہ نہیں، خیر دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اور زہا اور معید، اور اس نے جو کہا، اور شاعری تو آج کی دونوں اچھی تھی، جو معید نے کہی وہ بھی، اور جو انس نے کہی وہ بھی، مجھے دونوں ہی بہت اچھی لگیں۔ اور آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اب تک مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو اب سبسکرائب کر دیجیے، اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے، اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور خدا حافظ۔